पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए दूसरा फेंका। कह दिया कि बीएसएफ बांग्लादेशियों को भारत में घुसा रही है, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। ममता नीतीश कुमार की तरह यू टर्न नहीं ले पाई और बीएसएफ को कटघरे में खड़ा करने के लिए वे सबके निशाने पर आ गई। यहां तक कि सियासी दुश्मन कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और बीजेपी के अमित मालवीय भी एक सुर में बोलते नजर आए। ममता बनर्जी ने अफसरों के साथ बैठक में कहा, हमें जानकारी मिली है कि बीएसएफ इस्लामपुर, सिताई, चोपड़ा और कई अन्य सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठियों को भारत में घुसने दे रहा है। बीएसएफ लोगों पर अत्याचार भी कर रही है और राज्य को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे केंद्र सरकार का एक ब्लूप्रिंट है, लेकिन गुंडे भारत में घुस रहे हैं। उन्होंने डीजीपी को यह पता लगाने का भी निर्देश दिया है कि घुसपैठिए कहां रह रहे हैं। इसके बाद वे केंद्र को पत्र लिखने वाली है। इतना कहना था कि ममता सबके निशाने पर आ गई। बीजेपी के बंगाल प्रभारी अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल की समस्याओं के लिए खुद को छोड़कर बाकी सभी को जिम्मेदार मानती है। यदि वे गृह मंत्री के रूप में राज्य के सुरक्षा तंत्र पर नियंत्रण बनाए नहीं रख सकती तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। मुख्यमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व में बंगाल आतंकवादियों का केंद्र और आतंकवादी संगठनों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, हम सभी जानते हैं कि जो आतंकवादी देश में घुस रहे हैं यही ममता बनर्जी का वोट बैंक है। इनका काम है मुस्लिम वोटों को ममता बनर्जी के झोले में डालना। इन्हें देश से नहीं बल्कि सरकार बनाने से मतलब है। ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, कोई किसी भी पार्टी से हो, लेकिन जिस तरह से एक राज्य की सीएम द्वारा बीएसएफ पर आरोप लगाए जा रहे हैं यह ठीक नहीं। यह उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया है। हमें अपने सुरक्षा बलों का सम्मान करना चाहिए। उनका सम्मान करने के बजाय उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारी 4000 किलोमीटर की सीमा है और हर जगह बाड़ नहीं लगाई गई है। केंद्र और राज्य सरकार को इसे सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मैं उनके इस बयान की निंदा करता हूं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गुरुवार को आरोप लगाया कि पश्चिमी बंगाल बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए नर्सरी बन गया है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अपने हमलों को आगे बढ़ाते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, यह हास्यास्पद है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने पहले बांग्लादेशियों के लिए लाल कालीन बिछाया और फिर अभिषेक बनर्जी ने बांग्लादेश के नाम पर राजनीति की। ममता बनर्जी को राज्य और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेशियों के लिए लाल कालीन बिछाया और फिर उन्होंने कहा कि जब तक वे यहां हैं कोई भी बांग्लादेशियों को नहीं निकाल सकता। पश्चिमी बंगाल बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए नर्सरी बन गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जैसे ही पीएम मोदी ने केजरीवाल गैंग की पोल मंच से खोली, ये गैंग इतनी घबरा गई कि खुद संजय सिंह फर्जी किसान नेता राकेश टिकैत के घर उन्हें रिसीव करके केजरीवाल से मिलाने के लिए केजरीवाल के पास ले गए। यानी आने वाले वक्त में यह गैंग दिल्ली में कुछ बड़े कांड की प्लानिंग में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसानों का समर्थन आपके लिए बेहद अहम माना जा रहा है। यह समर्थन पार्टी को ग्रामीण और किसान वर्ग के मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद करेगा। किसानों की समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी पहले ही केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के दौरान भी पार्टी ने किसानों के साथ खड़े होने का दावा किया था। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दरअसल पंजाब में आपकी सरकार है, जहां किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर महीनों से धरने पर बैठे हैं। टिकैत के साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और शहर के वकीलों का एक प्रतिनिधि मंडल भी था। पीटीआई के मुताबिक किसान नेता टिकैत ने कहा कि उन्होंने वकीलों के कल्याण की मांग करते हुए अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी, जिसमें एक अदालत ने दूसरी अदालत में आने जाने के लिए परिवहन सुविधा भी शामिल है। टिकैत ने कहा कि कुछ चीजें हैं जिन्हें पार्टी के सत्ता में लौटने के बाद कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जाएगी।
इससे पहले केजरीवाल ने भाजपा पर पंजाब के किसानों से बात नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार नीति की आड़ में पिछले दरवाजे से पूर्व में निरस्त किए गए 3 कृषि कानूनों को लागू करने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की है। खासकर किसानों और गरीब वर्ग से जुड़े मुद्दों पर पार्टी ने कृषि कानूनों के समय केंद्र पर जमकर हमला बोला था। अब राकेश टिकैत के समर्थन से यह आलोचना और भी प्रभावशाली हो सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राकेश टिकैत का समर्थन आपके लिए बड़ा रणनीतिक लाभ साबित हो सकता है। इससे पार्टी को भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा किसानों के समर्थन से पार्टी के वोट बैंक में भी इजाफा हो सकता है। राकेश टिकैत और अरविंद केजरीवाल की यह मुलाकात दिल्ली चुनाव के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है। किसानों के समर्थन से आपको न केवल दिल्ली बल्कि अन्य राज्यों में भी बढ़त मिल सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि किसान नेता राकेश टिकैत और अरविंद केजरीवाल के बीच बहुत अच्छी बैठक हुई। उन्होंने बताया कि इस बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता केसी मित्तल के साथ वकीलों से संबंधित कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई। राकेश टिकैत और केजरीवाल की मीटिंग ऐसे समय पर हुई है जब पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले खनौरी बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में बड़ी संख्या में किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस ने कालकाजी विधानसभा सीट से अलका लांबा को मैदान में उतारा है। अलका लांबा दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को चुनौती देगी। उम्मीदवार घोषित होने के बाद अलका आप के खिलाफ हमलावर दिख रही है। टिकट मिलते ही उन्होंने आप पर आरोपों की बौछार शुरू कर दी है। दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि वह अवसर देने के लिए पार्टी को धन्यवाद देती है। कहा कि वह चौथी बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। आतिशी पर निशाना साधते हुए अलका ने कहा कि पहले उन्हें यह तय कर लेना चाहिए कि वे सीएम है या अस्थायी सीएम। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अस्थायी सीएम कहा। अलका ने कहा कि केजरीवाल ने संवैधानिक पद पर बैठी एक महिला का अपमान किया है। अलका ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, उनकी लड़ाई पूरी दिल्ली की लड़ाई है। मैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी की तरह नहीं हूं। मैं दिल्ली की हूं, यहां की मिट्टी में पली बड़ी हूं। सामाजिक संघर्ष हो या राजनीतिक, मैंने दिल्ली को 30 साल दिए हैं। मैंने दिल्ली को आबाद से बर्बाद होते हुए देखा है, इसलिए दर्द होता है। मेरे दिल्ली के लोग आज दर्द में हैं। मेरी लड़ाई दिल्ली की जहरीली हवा के खिलाफ है, जिसके कारण लोग दम तोड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए अलका लांबा ने कहा कि उनका मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी का था। क्या किया आपने बेरोजगारी के लिए? एक के साथ एक फ्री शराब की बोतलों का ऐलान, हर हाथ को रोजगार देने का वादा कर युवाओं के दोनों हाथों में शराब की बोतलें थमा दी। उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी। जब शिकंजा कसा, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जेल गए, तो आज आप खामोश है। अलका लांबा ने कहा कि दिल्ली अपनी सवालों की किताब लेकर बैठी है। जवाब तो आपको देना होगा। ये जो आप नए नए लालच दे रहे हैं, महिलाओं को पैसे देंगे, महिलाएं पूछ रही है कि 10 साल आप कहां थे। आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों को मिलकर दिल्ली के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन दोनों लड़ रहे हैं। इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को उठाना पड़ा। दिल्ली में राजनीतिक घमासान तेज होता जा रहा है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया का हिस्सा होने के बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई रियायत बरतने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रही है, ताकि चुनाव में आम आदमी पार्टी को घेरा जा सके। दिल्ली में कांग्रेस के सामने अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की चुनौती है। पार्टी जहां पूरी आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, वहीं पार्टी प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरों को मैदान में उतारने का मंसूबा बना रही है। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचकर उनका समर्थन हासिल करना है। पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस दिल्ली में लगातार कमजोर हुई है। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पार्टी का वोट प्रतिशत कम हुआ है।
वर्ष 2013 में 24.6% वोट हासिल करने वाली पार्टी को वर्ष 2020 विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4.26% वोट मिले। उसी तरह वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में पार्टी को वर्ष 2019 के मुकाबले करीब 3.25% वोट प्रतिशत का नुकसान हुआ। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर परीक्षा को मुद्दा बनाकर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनके आमरण स्थल पर ही करोड़ों रुपए की लग्जरी वैनिटी वैन खड़ी है, जिसमें वह आराम करने और बाथरूम आदि के लिए जाते हैं। बॉलीवुड स्टार्स के तर्ज वाली इस वैन को लेकर सियासी हलचल मच गई है। उन्होंने सुविधा भोगी और छात्रों को आंदोलन को दिग्भ्रमित करने वाला बताया जा रहा है। बिहार की प्रमुख विपक्षी दल राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बीपीएससी परीक्षार्थियों के आंदोलन को प्रशांत किशोर दूसरी दिशा में भटका रहे हैं। अहमद ने आरोप लगाया कि वे लग्जरी सुविधाओं वाली वैनिटी वैन का उपयोग कर रहे हैं। इस वैनिटी वैन का रोजाना खर्च 25 लाख रुपए है। अहमद ने कहा कि प्रशांत किशोर जन आंदोलन करने वाले नहीं बल्कि सुविधा भोगी है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रशांत किशोर वैनिटी वैन से बाहर निकलकर अनशन स्थल पर जा रहे हैं। वहीं सैकड़ों लोग उनकी लग्जरी वैनिटी वैन को निहार रहे हैं। वैनिटी वैन के पास कोई जा ना सके, इसके लिए सुरक्षा कर्मी भी वीडियो में तैनात दिख रहे हैं। कई लोग वैन की तस्वीरें खींचते या वीडियो बनाते हुए नजर आए। भाजपा और राजद का दावा है कि इस वैनिटी वैन की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है और प्रशांत किशोर इसका प्रतिदिन का किराया 25 लाख रुपए देते हैं। इसमें 5 स्टार होटल वाली सारी लग्जरी सुविधाएं मौजूद है। शानदार बेड से लेकर टॉयलेट, वाईफाई, टीवी आदि सब कुछ है। इसमें सारी सुख सुविधाएं हैं। प्रशांत किशोर जब से गांधी मैदान में अनशन पर बैठे हैं, तब से यह वैनिटी वैन वहां खड़ी है। वैनिटी वैन के सवाल पर प्रशांत किशोर भड़क गए। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान में वैनिटी वैन खड़ी जरूर है, लेकिन वे अपना अनशन खुले आसमान के नीचे ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा, किस वैनिटी वैन की बात कर रहे हो? यहाँ एक बस खड़ी है जिसका इस्तेमाल मैं सोच करने के लिए करता हूँ। उन्होंने कहा, जो लोग कह रहे हैं कि इस बस का किराया 25 लाख रुपए है, उन्हें मैं ये बस भिजवा दे रहा हूँ, वे रोज मुझे 25 लाख दे दे। राजद प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि प्रशांत किशोर की ऐसी सुख सुविधा वाली राजनीति की पोल खुल गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के सत्याग्रह आंदोलन को प्रशांत किशोर ने गर्दनी बाग से गांधी मैदान लाकर पहले छात्रों को पिटवाया और अब वे लग्जरी सुविधा में रहते हुए आंदोलन में छात्रों के साथ होने का दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने इसे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बताया। बता दें कि बिहार में बीपीएससी सेवा की 17वीं पीटी परीक्षा को फिर से आयोजित कराने की मांग करते हुए छात्रों ने आंदोलन किया था। इसके बाद 29 दिसंबर 2024 को पुलिस ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया था। लाठीचार्ज से पहले प्रशांत किशोर वहां से निकल गए थे। छात्रों के एक गुट ने प्रशांत किशोर पर आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया था। हालांकि प्रशांत ने सफाई दी थी। अब उनकी जन सुराज पार्टी ने वैनिटी वैन के विवाद पर भी सफाई दी है। पार्टी के प्रवक्ता विवेक कुमार का कहना है कि अनशन करने वाले लोगों के वॉशरूम के उद्देश्य से वैनिटी वैन रखा गया है। विवेक कुमार ने कहा कि मुद्दा वैनिटी वैन का नहीं, पेपर लीक का है। छात्रों को सरकार लाठी से पिटवा रही है और विपक्ष के राजकुमार घर पर आराम फरमा रहे हैं। विवेक कुमार ने कहा, हम विपक्षी नेताओं खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भाजपा नेताओं को चुनौती देते हैं कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे इस कड़ाके की ठंड में एक रात गांधी मैदान में महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे बिताकर दिखाए। पी के आठों पहर मीडिया के कैमरे के सामने बैठे हैं। विपक्ष को छात्रों के मुद्दे से कोई मतलब नहीं, इसलिए अनावश्यक बातें हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। हाई कोर्ट में जजों के करीबी रिश्तेदारों की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के प्रस्ताव की जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सराहना की है। सिंघवी ने कहा, इसे जल्द लागू किया जाना चाहिए क्योंकि न्यायिक नियुक्तियां मूल रूप से उद्देश्यपूर्ण नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता सिंघवी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अगर यह सच है तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के विचाराधीन दोनों प्रस्ताव जो क्रांतिकारी प्रतीत होते हैं अच्छे हैं और इन्हें जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। वहीं शीतकालीन अवकाश के बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुला, वरिष्ठ वकील मैथ्यूज जे नेंदुपरा ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 70 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के फैसले का मुद्दा उठाया और उसमें भाई भतीजावाद का आरोप लगाकर उस फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया। मैथ्यूज नेंदुपरा और अन्य ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि जजों के रिश्तेदारों को अदालत द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया जा रहा है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस पर वकील नेंदुपरा को कड़ी फटकार लगाई और पूछा कि आप कितने न्यायाधीशों का नाम बता सकते हैं जिनके बच्चों को वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया गया है। जज के इस सवाल पर वकील नेंदुपरा ने खंडपीठ के सामने अपने दावे के समर्थन में एक चार्ट पेश किया, लेकिन खंडपीठ ने उसे मानने से इनकार कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय इस दलील से सहमत नहीं है, इसलिए याचिका से आरोपों को हटा ले। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में कार्रवाई की जा सकती है। पीठ ने कहा, हम आपको याचिका में संशोधन करने की स्वतंत्रता दे रहे हैं और अगर इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो हम तदनुसार कदम उठाएंगे। इस पर वरिष्ठ वकील नेंदुपरा ने दलील दी कि बार एसोसिएशन न्यायाधीशों से डरता है, इसलिए इस मामले को नहीं उठा रहा। तो इस पर जस्टिस गवई भड़क गए और वकील के इस तर्क पर कड़ी आपत्ति जताई। जस्टिस गवई ने तपाक से कहा, श्रीमान नेंदुपरा, यह बंबई मुंबई का कोई बोट क्लब या आजाद मैदान नहीं है जहां भाषण दिए जाए, इसलिए जब आप अदालत में पेश हो तो कानूनी दलीलें दे, सिर्फ तारीफें बटोरने के लिए बातें नहीं करें। जस्टिस गवई सीजेआई संजीव खन्ना के बाद इसी साल मई में देश के नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक आखिरकार न्यायालय ने वरिष्ठ वकील को अपने दलीलों पर विचार करने और याचिका में संशोधन करने का समय दे दिया। खंडपीठ ने याचिका से सह आवेदक वकील को भी मानहानि का केस झेलने को तैयार रहने की चेतावनी दी। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में वकीलों की हाल ही में की गई नियुक्ति शुरू से ही विवादों में रही है। स्थानीय समिति के एक सदस्य ने यह दावा करते हुए इस्तीफा दे दिया कि अंतिम सूची उनकी सहमति के बिना तैयार की गई थी। दूसरी तरफ पैनल में दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर नंद्राजोग ने अंतिम सूची पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। यह भी दावा किया जाता रहा है कि असली सूची में छेड़छाड़ की गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।